चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है किरण प्रकाश की, जिसमें हम लोग प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में देखेंगे। एक एक करके वो घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो आप थोड़ा बहुत इसके बारे में 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, जिसमें प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन, ठीक है, इसके अलावा आप पढ़े होंगे उसमें वर्ण विक्षेपण के बारे में। तो ये सारी घटनाएं फिर से एक बार हम लोगों को पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके वो चीज आते रहेगा क्योंकि वो बेसिक है, तो नियम कभी भी बदलेगा नहीं। और उसी को हम लोग और एक्सपेंड करेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये एक बड़ा चैप्टर है और ये बोर्ड के हिसाब से भी देखा जाए तो अच्छा चैप्टर है, इसमें बहुत अच्छा ही स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो इसमें नंबर भी बहुत ज्यादा आता है बोर्ड के एग्जाम में। तो एक चैप्टर ये जो है हमारा, ये है किरण प्रकाश की, यानी प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो किरण प्रकाश की में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, तो कुछ इसमें पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें हम प्रकाश के कुछ गुण के बारे में देखेंगे कि प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं। ये थोड़ा बहुत एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा, छोटा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसके बाद से ना इस पूरे हम लोग चैप्टर को हम लोग लेवल वाइज बांट करके पढ़ेंगे, लेवल लेवल कर देंगे जिससे कि हमको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। एक एक टाइप का, सेम टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा वो हम लोग का एक जगह रहेगा। तो इसमें प्रकाश का परावर्तन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके बाद से हम लोग इसमें प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम लोग अलग अलग डिवाइड कर देंगे लेवल, तो जिससे हमको पढ़ने में आसानी होगा। और जो भी हम लोग पढ़ेंगे तो पहले इसको डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर को, फिर उसके बाद से बोर्ड वाइज जो भी क्वेश्चन पूछे गए उस क्वेश्चन को भी हम लोग एक एक करके सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन होंगे, ईयर वाइज जो होंगे, उस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं यहाँ पे, ये चीज आप पहले से भी इससे जान पहचान है आप लोग का 10th क्लास में, थोड़ा बहुत आप लोग इसको जानते होंगे। अब है क्या, ये हमारा ना बेसिक है ये चीज, इसके बिना ना हम लोग आगे पढ़ नहीं सकते। तो ये बेसिक चीज एक बार अगर हम लोग रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा लगेगा नहीं, तो वो चीज रिकॉल हो जाएगा एक बार, ताकि हमको इस चैप्टर को आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो, कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहले फर्स्ट जो लेवल पढ़ेंगे वो फर्स्ट लेवल हमारा होगा प्रकाश का परावर्तन। ये चीज आप 10th क्लास में खूब अच्छा से सुने होंगे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में, परावर्तन के नियम क्या हैं। इसके अलावा आप परावर्तन के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है, कितने टाइप्स होते हैं प्रतिबिंब के, ठीक है। ये सब चीज आप लोग पढ़े होंगे, डिटेल में पढ़े आप क्लास 10th में। उसी चीज को एक बार हम लोग रिकॉल करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि थोड़ा बहुत अगर आप भूल गए होंगे, 1-1.5 साल हो गया पढ़े हुए, आप भूल गए होंगे, तो फिर वो आपको याद आ जाएगा एक बार, और आगे जो टॉपिक इससे कनेक्टेड है वो खूब अच्छा से समझ में आने लगेगा। अब इस चैप्टर में या इस टॉपिक के अंदर तो बहुत कुछ खास नहीं, लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कोई शॉर्ट क्वेश्चन छोटा छोटा बन जाता है, जो बेसिक टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं वो पूछा जा सकता है। जो हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इस चीज को देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक होगा वो सबसे पहले टॉपिक होगा कि इसमें तो हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश है क्या चीज, ये ठीक है, ये है किस चीज का नाम प्रकाश। तो आप देखे होंगे ऐसे भी कि प्रकाश से तो आप लोग बहुत दिन से जान पहचान है आप लोग का, ठीक है। बिना प्रकाश के आप कुछ देख नहीं सकते हैं। और ये ना एक प्रकार का ऊर्जा होता है। अब ऊर्जा तो उष्मा भी होता है, विद्युत भी होता है, ऊर्जा होता है। तो ऊर्जा तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रकाश किस प्रकार का ऊर्जा है। तो प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। आप खुद सोच के देखिए कि अगर प्रकाश नहीं हो तो क्या आप जो पढ़ते हैं या जो भी चीजें देखते हैं, जो भी वस्तुएं अपने आसपास देखते हैं, क्या उसको देख पाएंगे। आपका भी रूम के अंदर रात के समय अगर बल्ब जल रहा है तो सभी वस्तुओं को हम देख पाते हैं, अगर नहीं जलेगा तो क्या आप देख पाएंगे। आप बिल्कुल देखने में सक्षम नहीं होंगे। तो अगर हमसे पूछा जाए कि प्रकाश है क्या, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो दीप्तमान वस्तुओं से उत्सर्जित होता है, यानी ऐसी वस्तुएं जो दीप्त वस्तुएं होती है जिनसे ये उत्सर्जित होता है। या इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो एक और हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ये है क्या, तो ये एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार का ऊर्जा है
जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। अगर प्रकाश होगा तो हम देख पाएंगे, नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो ये आप डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी, दोनों सही है। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है, ये भी आपसे काम चल सकता है। इसलिए इसको बताना जरूरी था, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछ दे कि प्रकाश है क्या चीज, तो आप उस चीज को बता सके कि ये है क्या। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, और ये आप खूब अच्छा से समझ रहे होंगे। अब ना इसमें प्रकाश में कुछ गुण पाए जाते हैं, तो एक एक करके हम लोग वो पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। और ये पॉइंट्स जो है ये अच्छा पॉइंट्स है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो प्रकाश के गुण में कुछ गुण आप पहले से भी सुने होंगे इसमें, जैसे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है, ये तो आप बचपन से देखते हैं। अगर मान लीजिए जिस वस्तु को देखना हो, अगर टॉर्च जला रहे हैं आप, तो उस वस्तु की ओर जलाते हैं, न कि दूसरे तरफ जलाते हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, जिधर आप जलाएंगे टॉर्च उधर ही वो लाइट जाएगा, वो दूसरी इधर उधर नहीं मुड़ के जाएगा। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है, और ये हम लोग पहले से जानते भी है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रतिबिंब बनाएंगे तो वहां पे हमको बहुत सारी किरणें खींचनी होंगी। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि किरण हमेशा सीधी रेखा में चलता है, वो जल्दी मुड़ता नहीं, कभी भी नहीं मुड़ता है, ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा, इमेज बनाते वक्त कभी भी आप कोई किरण खींच रहे होंगे तो एक सीधा लाइन खींचना है आपको, न कि टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींच दें। अच्छा, प्रकाश में एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, रेडिएशन है एक प्रकार का, प्रकाश रेडिएशन है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो प्रकाश जब रेडिएशन है तो बहुत सारे जो ऊर्जाएं हैं वो भी रेडिएशन है, बहुत सारा सिग्नल जो है वो भी रेडिएशन है, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। जैसे हम चाहे मोबाइल सिग्नल का बात करें, चाहे टेलीविजन सिग्नल का बात करें, या कोई भी सिग्नल जो हमारा है वह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि हम प्रकाश की उपस्थिति में जब किसी वस्तु को देखते हैं, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो हम सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की उपस्थिति में क्यों नहीं देख पाते हैं? यह जो हमारा ह्यूमन आई है, जो हमारा आंख है, ये क्यों नहीं सभी प्रकार के विकिरण को डिटेक्ट कर पाता है? तो आपको बता दें कि जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं सभी को हमारा आंख देख नहीं सकता है। जैसे ध्वनि में भी बहुत सारे ऐसे ध्वनि हैं जिसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड या इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं, ठीक है। पराश्रव्य और अश्रव्य ध्वनि होता है जिसको हम नहीं सुन पाते हैं, उसका एक रेंज होता है, उसी ध्वनि को हमारा कान सुन पाता है। वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होगा, तभी हम सुन पाएंगे, नहीं तो हम उसको नहीं सुन पाते हैं। उसी तरह से सेम प्रकाश में भी विद्युत चुंबकीय तरंग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी जिस विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में हम पढ़ेंगे, उस तरंग का एक रेंज होना चाहिए, उसी रेंज को हमारा ह्यूमन आई डिटेक्ट कर पाएगा। अगर उस रेंज से अधिक हो जाएगा या कम हो जाएगा तो हमारा ह्यूमन आई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले एक पॉइंट तो ये हो गया, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये खूब अच्छा से आपको पता है, बचपन से पता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है, या इसी को बोल सकते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में भी चल लेता है, जहां कुछ नहीं होगा वहां पे भी प्रकाश आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, और माध्यम में भी प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते इस पे, या कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए क्या प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तब बोल सकते हैं नहीं, प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश माध्यम में भी चल सकता है और ये निर्वात में भी चल सकता है, ऐसा कोई बात नहीं कि निर्वात में नहीं चलेगा, ये सिर्फ माध्यम में ही चलेगा। लेकिन ध्वनि का अगर बात करें, ध्वनि भी तो तरंग था,
तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए था, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये बन सकता है कि प्रकाश जो होता है ये निर्वात में भी गमन करता है या निर्वात में भी गमन कर सकता है। और प्रकाश का चाल जो होता है सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सबसे अधिक होता है निर्वात में। और ये क्वेश्चन ना कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। जैसे एक बार पूछा गया था कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, और उसमें ऑप्शन में दिया गया था हवा में, ठीक है, एक ऑप्शन दे दिया गया था निर्वात में, एक ऑप्शन आपको दे दिया गया था पानी में, एक और कुछ ऑप्शन दे देते हैं ऐसे ही, मान लेते हैं कांच में। तो अब बताइए कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होगा। तो सबसे अधिक जो होगा वो होगा निर्वात में। सबसे अधिक कहाँ होगा, निर्वात में होगा। अगर हवा और निर्वात होगा तब निर्वात में सबसे ज्यादा होगा। अगर मान लेते हैं कि निर्वात ऑप्शन नहीं होगा, ये 3 ऑप्शन होता, ठीक है, इसके अलावा एक और कोई ऑप्शन होता, मान लेते हैं वो हीरा होता, हीरा भी चूंकि पारदर्शी होता है, या केरोसिन होता है, डीजल होता है, अल्कोहल होता है, कुछ भी होता है। अब बताइए अब कहाँ सबसे अधिक होगा, तो अब सबसे अधिक होगा हवा में। सबसे अधिक होता है निर्वात में। अगर निर्वात ऑप्शन में नहीं होगा तो सबसे अधिक जो चाल होता है वो होता है आपका कहाँ पे होगा, हवा में चाल होगा। तो इस चीज का ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 1 नंबर का अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है। तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक जो होता है निर्वात में होता है। अच्छा, निर्वात में इसका चाल होता कितना है, तो प्रकाश का चाल जो निर्वात में होता है उसको हम C से डिनोट करते हैं, और ये जो C का मान होता है, C का जो मान होता है ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। या इसी को ना कभी कभी किलोमीटर में भी पूछ दिया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप तो पढ़ के जाएंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और आपको ना कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा कि C बराबर कितना होता है, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ये भी सही है और ये भी सही है। तो आपको वहां पे थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे फंसा देगा यहाँ पे क्वेश्चन, मान लीजिए ये है और आपको ना क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाएगा कि आप वहां पे फंस जाइएगा कि यहाँ पे होगा क्या, अब ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, तो आप ना उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दे दिया प्रकाश का चाल कितना होता है निर्वात में, और आपको ऑप्शन दे दिया है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। और चौथा ऑप्शन दे दिया गया आपको 3 × 10⁸ मीटर। अब इसमें आप देखो, इसमें क्या होगा, कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे। वो देखेंगे ना 10⁸ देख करके हमको मार देना है। अब 10⁸ इसमें भी है और 10⁸ इसमें भी है। अब वो कंफ्यूज होंगे कि इसमें से दोनों में से कौन होगा। तो पहले तो बता दे कि ये चाल होगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ मीटर है, चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकेंड होना चाहिए तब ये होता है। अगर आप ये देख रहे हैं तो किलोमीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे तो ये मीटर में होना चाहिए था, और इसमें ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ये हम लोग ऑप्शन मार देते हैं कभी कभी, ठीक है, कंफ्यूजन के वजह से। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मीटर में देगा तो वो होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में देगा तो वो होगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इसको ना खूब अच्छा से आपको ध्यान रखना है, ये बार बार कई क्वेश्चन भी करेंगे तो वहां पे आते रहता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है, जो आपको याद भी रखना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सबसे अधिक निर्वात में होता है। कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। किलोमीटर में देगा तो 5 और मीटर में देगा तो 8 होगा, क्योंकि अगर आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे 3 जीरो कैंसिल होगा, तो 3 कम हो जाएगा, यानी वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए इसमें अगला पॉइंट देखते हैं। अभी तक ये जो पॉइंट जो था वो अच्छा था। अभी हम लोग बात किए थे कि बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। जैसे इसमें कुछ तरंगे दिखाया गया है आपको, इसमें बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं,
जैसे गामा रे है, एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, ठीक है, मोबाइल सिग्नल हो गया। तो ये सब तो सिग्नल है, लेकिन कौन से हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग को देख पाएंगे? तो हम उसी विद्युत चुंबकीय तरंग को देख सकते हैं जिस तरंग का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर से लेकर के, ठीक है, 400 नैनोमीटर से लेकर के वो 400 नैनोमीटर से लेकर के वो हमारा 750 नैनोमीटर के बीच होगा, तभी हम देख पाएंगे, नहीं तो हम उस विद्युत चुंबकीय तरंग को नहीं देख पाएंगे। अगर इससे कम होगा तो हम नहीं देख पाएंगे, अगर इससे ज्यादा होगा तब भी हम नहीं देख पाएंगे, हमारा ह्यूमन आई डिटेक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे गामा रे है, एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो है, इसमें से हम किसी को नहीं देख सकते। हम देख किसको सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट जो होता है उसी को। तो हमसे पूछा जा सकता है कि जो दृश्य प्रकाश होता है, यानी जिस प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं, उस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो उस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक है, क्लियर है? इतना आगे बढ़ सकते हैं। अब एक अच्छा पॉइंट और आता है यहाँ पे कि जब प्रकाश माध्यम चेंज करेगा तो क्या होगा। मान लेते हैं प्रकाश है और वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो क्या होगा? मान लीजिए प्रकाश है, अभी हवा में चल रहा था और हवा से चलते चलते पानी के अंदर चला गया, या पानी के अंदर से वो कांच के अंदर चला गया, या हीरा में चला गया, तो क्या होगा? तो जब भी प्रकाश माध्यम बदलता है तो उसका चाल बदल जाएगा, उसका चाल बदल जाएगा, उसका तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा, लेकिन उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। जबकि ये दोनों चेंज हो जाएगा, उसका चाल भी बदल जाएगा, तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा। अब बदलेगा ना, तो इस पे भी कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये ना आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार ये पूछा गया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा राशि नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलता है, और क्या बदल जाता है? तो उसका चाल बदल जाएगा। अब कभी कभी इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा और चेंज करके यहाँ पे दे देता है कि मान लीजिए प्रकाश हमारा कांच से, ठीक है, इधर ऊपर कांच है और नीचे हमारा पानी है, कांच से पानी के अंदर जा रहा है, तो बताइए चाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको ना वहां पे बहुत सावधानी से देखना है कि प्रकाश जिस माध्यम में जा रहा है वो माध्यम आपका सघन है कि विरल है। सघन बोले तो उसका घनत्व अधिक है कि उसका घनत्व कम है। तो अगर घनत्व कम होगा तो उसका चाल बढ़ जाएगा, उसका चाल जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर घनत्व अधिक होगा तो उसका चाल घट जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब प्रकाश कांच से पानी के अंदर जाएगा तो क्या होगा? तो चाल उसका बढ़ेगा। लेकिन अगर इसी को हम उल्टा करके अब सोचें, उल्टा करके सोचते हैं कि अगर प्रकाश पानी से कांच में जा रहा है तब क्या होगा? तो जब प्रकाश पानी से कांच में जाएगा तो उसका चाल कम हो जाएगा, उसका स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लो आप सड़क पे दौड़ रहे हो, तब तेज दौड़ सकते हो। आप ही को बोले आप पानी में दौड़ो, क्या आप दौड़ पाओगे उतना तेज? नहीं दौड़ पाओगे, आपका स्पीड उसके अंदर कम हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जब हमारा प्रकाश चलता है तो जैसे ही वो सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो चाल बढ़ जाएगा, और जब विरल से सघन के अंदर जाएगा तो उसका चाल क्या होगा? कम हो जाएगा, सघन में जाएगा। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इस पे चेंज करके दिया जा सकता है कि मान लीजिए हवा से कांच में प्रकाश जा रहा है, तो बताइए चाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हवा से जा रहा है इस बार कांच में, तो जाहिर सी बात है उसका चाल क्या होगा? कम हो जाएगा। अच्छा, अगर इसी को उल्टा कर दें, अगर कांच से हवा में जाएगा तो क्या होगा? तो चाल बढ़ जाएगा। तो ये ना एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये एक अच्छा पॉइंट है जो आपको ना एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो आपका बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो। ये एक अच्छा पॉइंट बन जाता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका तरंग दैर्ध्य तथा वेग बदल जाता है, लेकिन उसका आवृत्ति नियत रहता है, यानी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतना बात क्लियर होगा?
चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। क्योंकि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, तो वो कौन सा तरंग है? क्योंकि तरंग अब दो तरह के होते हैं, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, और एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। अब ये जो प्रकाश होता है ये कौन सा तरंग होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है कि ये अनुदैर्ध्य तरंग होता है? अब ये चीज ना हमको क्लियर करके रखना पड़ेगा। ये जो भी बात बता रहे हैं, जो भी पॉइंट्स है, ये एक एक पॉइंट से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, और ये सब ना बोर्ड के एग्जाम में या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे हुए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को है छोटा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। तो प्रकाश जो होता है ना उसकी प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। अब अनुप्रस्थ तरंग होता कैसे, तो आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। एक अनुप्रस्थ तरंग का यहाँ पे एक डायग्राम है जो आप देख सकते हैं खूब आसानी से। इस तरह से जो भी तरंग चलता है उस तरंग को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ। जैसे अगर पानी है एकदम शांत है, उसमें एक आप पत्थर गिराओगे तो इसी तरह का पैटर्न बनता है। इस तरह से पानी ऊपर नीचे होता है और आगे की ओर बढ़ते चला जाता है, आगे की ओर बढ़ते चला जाता है, ठीक। तो जब कोई तरंग में जो माध्यम के कण होते हैं, जो डिस्टर्ब हो रहा है, वो कण ऊपर नीचे कंपन करेगा, जिस दिशा में जा रहा है उसके लंबवत ऊपर नीचे कंपन करेगा, तो उस तरह के हम लोग तरंग को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक उसी तरह से प्रकाश जब हमारा माध्यम में चलता है तो ये तरंग की तरह चलता है, और उस तरंग की प्रकृति जो होती है वो होता है अनुप्रस्थ। अब इस चीज को हम लोग जब तरंग प्रकाश की पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज पे और डिटेल से इसको देखेंगे कि ये जो तरंग होता है ये अनुप्रस्थ ही क्यों होता है, अनुदैर्ध्य क्यों नहीं होता है। इस पे कई लोग इस पे रिसर्च किए, और रिसर्च करने के बाद से वो फाइनली इस डिसीजन पे पहुंचे, एक निष्कर्ष निकाले कि जो तरंग होता है ये तरंग जो होता है अनुप्रस्थ होता है। और इसी से जब अनुप्रस्थ होगा तो इसी से हम लोग प्रकाश के ध्रुवण का हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। तो हमसे पूछा भी जा सकता है कि प्रकाश के ध्रुवण की जो व्याख्या होती है उससे क्या साबित होता है, तो उससे ये साबित होता है कि प्रकाश की प्रकृति जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। तो इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स देखे थे, एक बार उस चीज को थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। वो पॉइंट्स क्या क्या, एक 10-20 सेकंड लगेगा, कर लेते। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, क्लियर है आपका। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है या विद्युत चुंबकीय तरंग है, बोल सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। और उस तरंग की प्रकृति कैसी होती है, तो उस तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। इसके बाद से प्रकाश क्या निर्वात में गमन कर सकता है, तो हाँ बिल्कुल प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, और प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में ही होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड सबसे अधिक इसका चाल होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग खूब अच्छा से समझ गए होंगे। इसके बाद से हमारा यहाँ पे है कि प्रकाश जो होता है वह जो एक तरंग है तो उसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग है तो सभी को तो हम देख नहीं पाते हैं, तो हम उसी विद्युत चुंबकीय तरंग को देख पाएंगे जिस तरंग की तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर के बीच होगा। अगर उससे कम हुआ या उससे ज्यादा हुआ तो उस चीज को हम नहीं देख पाएंगे। जैसे हम अल्ट्रावायलेट रे हो गया, एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, ये सब ना हम नहीं देख पाते। एक्सरे जो हम लोग कराते हैं, ठीक है, हड्डी उड्डी टूट जाता है तो लोग एक्सरे कराते हैं, तो उस एक्सरे रे को हमारा ह्यूमन आई जो है, हमारा आंख जो है उसको नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते हैं। इसके अलावा जो इंफ्रारेड हो गया, इंफ्रारेड लाइट आप सुने होंगे, इंफ्रारेड बहुत सारे रिमोट में लगता है, ये लाइट लगता है, उससे लाइट निकलता है जो दिखता नहीं है हमको, लेकिन अगर हम कैमरा में चेक करें उस रिमोट के लाइट को तो वो हमको दिखेगा, जलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो उसको भी हम नहीं देख सकते हैं। माइक्रोवेव्स हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, मोबाइल वेव्स हो गया, तो ये सब हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपसे बोल दे कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो अब कोई पूछ दे फिर से कि आप तो चलो बताओ विद्युत चुंबकीय तरंग जब है तो मोबाइल सिग्नल भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, आप उसको क्यों नहीं देख पा रहे हो, तो आप क्या बताओगे आप? तो आपको वहां पे बोलना पड़ेगा कि देखिए हम उसी विद्युत चुंबकीय तरंग को देख सकते हैं जिस तरंग का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर के बीच होगा। अगर उससे ज्यादा होगा या कम होगा तो हम नहीं देख पाएंगे, बात खत्म, ठीक है। इसके बाद से प्रकाश की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। अब आते हैं यहाँ पे, ये भी हम लोग देख चुके हैं कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक जो होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है।
अच्छा, अब ये तो क्वेश्चन आप देख के ही लग गया होगा कितना आसान है, नहीं? ये आप 10th क्लास में पढ़े हो, अच्छा से पढ़े हो, हमको भी पता है। बस ये एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं आपको, 2-5-10 सेकंड लगेगा बस। जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्पन्न होता है उन्हें हम दीप्त कहते हैं, और जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है उन्हें हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। और ये खूब अच्छा से आप जानते हो। इसमें बस आप एक ध्यान रखना कि चांद जो होता है, चांद जो होता है ना, वह एक अदीप्त वस्तु होता है, क्योंकि उसका ना ये खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो एक्चुअल में वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। जैसे मान लेते हैं ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है और यहाँ पे हमारा चांद है, ठीक है। आप इधर कहीं पे हो तो आपको तो ये चांद दिखता है और ऐसा लगता है कि चांद से प्रकाश आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो जो प्रकाश आपके पास तक जा रहा होता है वो चांद का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। यानी वो जो प्रकाश आ रहा है वो एक्चुअल में किसका होता है? सूर्य का होता है, और वही प्रकाश परावर्तित करके आपके पास भेज देता है। लेकिन तो आपको ऐसा लगता है कि वो चांद से आ रहा है, लेकिन वो चांद का नहीं होता है। तो चांद कैसा वस्तु है? तो चांद एक अदीप्त वस्तु है। ये ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जो 12th लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उसमें कभी कभी पूछ देता है ये, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, और ये आपको पहले से ही पता था। जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्पन्न होता है उन्हें दीप्त कहते हैं, और जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है उन्हें हम अदीप्त कहते हैं। या इसको ऐसे ही बोल सकते हो आप, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वो दीप्त है, और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं वो अदीप्त है। क्लियर है इतना? एक ये अच्छा क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष है क्या, और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में ही पूछा गया, 1 नंबर और 2 नंबर में पूछा गया। इधर जो भी टॉपिक है परावर्तन में, जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे होगा छोटा छोटा, वहां से 1 नंबर 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि 1-2 हम लोग लेक्चर में, अगर याद 1-2 में तो नहीं होगा, खैर 5-10 लेक्चर अगर थोड़ा थोड़ा 10-15 मिनट का होगा, अगर उसको हम लोग देख लेंगे एक बार, तो कम से कम वो क्वेश्चन तो हम कॉन्फिडेंस से बना सकते हैं। मान लीजिए आप उस चीज को सुने ही नहीं हो तो वो तो आपका गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर हम टाइम दे देंगे तो वो चीज भी हम लोग को क्लियर हो जाएगा। हमको कोशिश करना है कि हम अपना कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा बनाए ताकि हमको फिजिक्स समझ में आए, हमको रटना नहीं। उस चीज को हम लोग रटने लगेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्रकाश वर्ष है क्या? अच्छा चलो यहाँ पे हम बात करते हैं। अगर हम दूरी मापना हो तो हम किस में मापते हैं? तो दूरी को हम मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम कैसा दूरी माप रहे हैं। अगर बहुत छोटा दूरी होगा तो हम उसको मिलीमीटर, माइक्रोमीटर में भी मापते हैं, नैनोमीटर में भी मेजर करते हैं। थोड़ा सा और बड़ा होगा तो हम उसको सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, थोड़ा और बड़ा हो गया तो उसको हम मीटर में मेजर करते हैं, थोड़ा और बड़ा हो गया तो उसको हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। जब ये किलोमीटर बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगा तो उस दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं। यानी 2 तारों के बीच का दूरी मापना हो, ठीक है, तो उस तरह के दूरी को मापने के लिए हम लोग बहुत बड़े यूनिट का यूज करते हैं, और उस यूनिट का नाम है प्रकाश वर्ष। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश वर्ष है क्या, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। जो बहुत बड़ा दूरी होगा उसी को हम लोग मापते हैं प्रकाश वर्ष की सहायता से। क्लियर है ये? अब यहाँ पे आता है कि एक प्रकाश वर्ष दूरी होता कितना है, कितना दूर को हम एक प्रकाश वर्ष दूरी कहेंगे। जैसे 1 मीटर कुछ तो लंबाई होता है ना, जिसको हम 1 मीटर कहते हैं, उसी तरह से अब एक प्रकाश वर्ष दूरी कितना होगा? तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी प्रकाश जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, तो 2 सेकंड में कितना चलेगा, तो 1 साल में कितना चलेगा, और जितना 1 वर्ष में वो दूरी तय करता है उसी दूरी को हम लोग बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक प्रकाश वर्ष दूरी क्या होगा, तो आप वहां पे बता सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष जो दूरी होता है वह प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी होता है। यानी प्रकाश 1 वर्ष में जितना दूरी तय करता है उस दूरी को हम लोग कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। अब फिर इसमें क्वेश्चन बनता है एक प्रकाश वर्ष दूरी कितना है, कितना दूर होगा, वो कितना होगा? तो हम एक काम करते हैं, एक प्रकाश वर्ष जो दूरी होता है उसका मान 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। फिर यहाँ पे आप ध्यान रखना, यूनिट पे ध्यान रखना, या 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर। अच्छा, मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा तो आप क्या करोगे? 1000 से भाग करोगे, या इसी को हम बोल सकते हैं कि हम 10 के पावर 3 से भाग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम इसको 10 के पावर 3 से भाग करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, और माइनस में होगा तो 15 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 12। तो यानी एक प्रकाश वर्ष जो दूरी होता है
वो 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर या 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। अब ये निकालेंगे कैसे? तो अब देख लो, अब एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर का आप बात कर रहे हैं, लाइट ईयर, तो निकालेंगे कैसे? तो आप बताइए 1 सेकेंड में कितना चलता है? तो 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर, इतना ही ना चलता है मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकेंड में इतना चलता है। तो आप बताइए कि 1 साल में कितना सेकंड होगा? तो 1 मिनट में 60 सेकंड होगा, और 1 घंटा में कितना होगा? 60 मिनट होगा, और 1 दिन में कितना होता है? 24 घंटा होता है, और 1 साल में कितना होता है? 365 दिन होता है। जब इस सबको हम कैलकुलेट करेंगे, सबको कैलकुलेट करेंगे, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। अगर इसी को मीटर में निकालना हो तो आप क्या करेंगे? तो 1 सेकेंड में कितना मीटर चलता है? तो 1 सेकेंड में चलता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर, इंटू 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, और 1 दिन में 24 घंटा, और 1 साल में 365 दिन। तो इससे गुणा कर देंगे तो ये जिसमें आएगा दूरी ये होगा आपका मीटर में। तो इसको जब आप गुणा करोगे तो मीटर में आएगा, और इसको जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा किलोमीटर में। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा वाला चाल ले रहे हो, आप किलोमीटर पर सेकंड ले रहे हो कि मीटर पर सेकंड वाला ले रहे हो। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसको आप खूब अच्छा से रिवाइज कर लेंगे, याद कर लेंगे। हमको पता है इसमें याद करने का कुछ जरूरत है नहीं, ठीक है, सब तो आपको पहले से ही पता है। लेकिन एक बार आप इस चीज को देख लेंगे और इस चीज को आप लिख लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, नोट्स भी आपका बनते रहेगा। और ये ना एकदम बेसिक बेसिक बात है जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि देखो नियम कभी भी नहीं बदले। नियम जो आप 10th में पढ़े हो, 7th में पढ़े हो, 8th में पढ़े हो, नियम तो वही रहेगा फिजिक्स का। सिर्फ अब क्वेश्चन का लेवल बड़ा होते जाएगा, और बड़ा क्वेश्चन तभी आप बना पाएंगे जब आपका छोटा छोटा क्वेश्चन क्लियर रहेगा एकदम। जब आपको छोटा क्वेश्चन समझ में आ गया, उसी को कनेक्ट करके बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाया जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रन देते हैं बस, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।